हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग आओ मिलकर बचाएं एक कविता है, बहुत अच्छी कविता है। ऐसी कविता है जिसे हम लोग अपने जीवन में यदि अपना लिया ना, तो शायद हमारा जो जीवन है ना, जो अपना शरीर है, वो कभी भी रोगी नहीं होगा, यानी हमेशा स्वस्थ रहेगा। यानी कि हमारे जीवन में किन किन चीज़ों को बचाना चाहिए इस प्रकृति के दौर में जो नष्ट होता जा रहा है, शहर में परिवर्तित होता जा रहा है, तो हमें किन किन चीज़ों को बचाना चाहिए। निर्मला जी ने हमें यही बताया है। और प्यारे बच्चों, उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा हम लोग यदि कर लेते हैं तो हमारा जीवन, जो हमारा जो शरीर है, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा और आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं वो भी क्या रहेंगे, स्वस्थ उत्पन्न होंगे, स्वस्थ ही वो बड़े होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से ये जो सेशन है हमारा अंतिम चैप्टर है, आप लोगों को पता होगा काव्य खंड का, तो जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण किया गया। देखो, यथार्थ क्या होता है? यथार्थ वो होता है जो वास्तविक है, जो जैसा आप लोगों ने देखा वैसा वैसा लिख दिया, उसे यथार्थ कहा जाता है, जिसमें कल्पना का प्रयोग नहीं किया गया, विचारों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो निर्मला जी ने जो भी देखा है कि गांव के लोग किस प्रकार से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, हमें बचाना चाहिए शहर की आबो हवा से। जिस प्रकार से शहर में जैसे ही गांव परिवर्तित होगा तो पेड़ पौधे, नदियाँ, सब पहाड़ सब समाप्त हो जाएंगे और जो पर्यावरण होगा प्रदूषित हो जाएगा, पानी भी प्रदूषित हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कि जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ न रह करके क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। और ऐसा हो गया तो फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जो हमारी संस्कृति थी वो सब समाप्त हो रही है। तो उन्होंने जो देखा है अपने गांव में, अपने शहर में, तो उन्हीं के बारे में इन्होंने डिस्कस यहाँ पे बताया हमें, जैसा उन्होंने देखा है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। यानी कि बड़े हिस्से पर बृहत्तर यानी व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से, यानी कि उन चीज़ों को बचाने की बात की गई जिसके लिए स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए बहुत ही जरूरी है। देखो, एक यानी कि इन चार शब्दों में पूरा का पूरा मतलब कहते हैं पूरा संसार का जो माहौल है, जैसा परिवेश होता है, उस सबको उन्होंने, संस्कृति सबको उन्होंने समेट लिया। देखो, स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश, रहन सहन, सब कुछ इसमें आ चुका है। यानी कि यदि हमें सही ढंग से रहना है, हमें हमारा जीवन सही ढंग से चलाना है, इस संसार को सही रखना है, भारत देश को सही रखना है, तो हमें इन चीज़ों को बचाना बहुत ही क्या है, जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में। इन्होंने ये जो कविता लिखी है ना, ये संथाली भाषा यानी आदिवासी समाज के लिए लिखी है कि आदिवासी समाज किस प्रकार से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, किस प्रकार से गाँवों को नष्ट किया जा रहा है, शहर में परिवर्तित किया जा रहा है, और आदिवासी समाज की क्या संस्कृति है, ये उनका मतलब एक पारंपरिक जो हथियार होते हैं उनको कैसे बचाना चाहिए, उन सब के बारे में इन्होंने लिखा है, जिसका अनुवाद अशोक सिंह ने संथाली भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। कविता का मूल स्वर है किसका, यानी कि इसका केंद्र बिंदु जो है इस कविता क्या है, आदिवासी समाज के ऊपर जो संकट आ रहा है उसके ऊपर उन्होंने ये कविता लिखी है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह ने किया। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी पद्यांश देने के बाद में आपसे पूछा जाएगा मूल रूप से यह कविता किस भाषा में लिखी गई थी, जिसका रूपांतरण अशोक सिंह ने हिंदी भाषा में किया था। तो किस भाषा में? संथाली भाषा में किया था। ये ध्यान, संथाली भाषा में लिखी गई थी, जो निर्मला पुतुल जी ने लिखा था, लिखी थी, और इसका अशोक सिंह ने हिंदी भाषा में रूपांतरण किया था। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी कविता। आओ मिलकर बचाएं, अपनी बस्तियों की नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं, उसे बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि आओ अपनी जो बस्तियां हैं, अपना गांव है, उसको हम लोग बचा लें। हमें शहर की आबो हवा से उसे बचाना है, यानी कि हमारा जो बस्ती है वो शहर में परिवर्तित तो होती जा रही है। हमें यदि हम लोग शहर में परिवर्तित हो जाएंगे तो हमारा जो संस्कृति है, जो समाज है, जो हमारी प्राकृतिक वेशभूषा है, और जो हमारी जो कुछ भी जो भी रहन सहन जैसा है, वो सब क्या हो जाएगा, अर्धनग्न हो जाएगा, अमर्यादित होने जाएगा। इस यदि हमें हमारे समाज को अमर्यादित तो होने से बचाना है तो हमें शहर में परिवर्तित बिल्कुल भी नहीं होना है। हमें शहर की प्रत्येक वस्तु से हमें धिक्कारना, उसे नकारना है, उसे हमें बिल्कुल भी अपनाना नहीं है, यदि हमें हमारे बस्ती को या शहर को यानी गांव को, हमारे गांव को बचाना है तो।
तो क्या कहा गया है, आओ अपनी बस्तियों को अमर्यादित होने से बचाएं, शहर की जितनी भी बातें हैं उनको न अपना करके, शहर के जितने भी कार्य उनको न अपना करके हम लोग शहर की ओर प्लान न करते हुए हमारी बस्ती को बचा सकते हैं। बचाएं डूबने से, यदि हमारा जो गांव है शहर में परिवर्तित हो जाएगा तो हमारा शहर क्या, गांव क्या है, डूब जाएगा। पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियां में, यदि हमारा जो गांव है यदि शहर में परिवर्तित हो गया तो केवल कुछ नहीं बचेगा, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र बचेगा, यानी हड्डियों का ढेर मात्र बचेगा। क्योंकि यदि हमारा गांव शहर में परिवर्तित हो जाएगा तो पेड़ पौधे, नदियों, सब पेड़ पौधे, पहाड़ सब को काट दिया जाएगा और नदियां हैं वो प्रदूषित हो जाएंगी, उनका जल है जो प्रदूषित हो जाएगा और पर्यावरण प्रदूषित हो गया तो पूरा गाँव है ना वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और केवल क्या बचेगा, जब व्यक्ति मर जाएगा तो क्या बचेगा, हड्डियों का ढांचा, यानी कि हड्डियों का ढेर ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो निर्मला जी ने यही यहाँ बताया है कि हमारे गांव को हमें बचाना चाहिए, शहर से हमें दूर रहना है। यदि हमें शहर की आबोहवा से बचना है, यदि हमारे गांव को हमें अमर्यादित होने से, नंगे होने से बचाना है, छल कपट से हमें दूर रहना है, तो हमें शहर की संस्कृति से हमें दूर रहना होगा, उसी संस्कृति को हमें बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। और यदि हम लोगों ने थोड़ा बहुत ही अपना लिया तो हमारा जो गांव है वो केवल हड्डियों का ढेर बचेगा और कुछ भी नहीं बचने वाला। ठीक है, देखो ये प्रसंग है जिन बच्चों के लिए ऐसे पूछा जाता है ना कि प्रस्तुत पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करो, कुछ राज्यों में पूछा जाता है तो उनके लिए ये पर्याप्त है। काफ़ी अच्छा लिखा है मैंने, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। अब आप लोग देखिए सीबीएसई वालों, कवियत्री कहती है कि हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को शहरी जिंदगी के प्रभाव से अमर्यादित अर्थात नंगी होने से बचाएं। शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों का पर्यावरणीय व मानवीय शोषण किया है। हमें अपनी बस्ती को शोषण से बचाना है, नहीं तो पूरी की पूरी बस्ती हड्डियों के ढेर में दब जाएगी। कवियत्री कहती है कि हम आदिवासी समाज की बस्तियों को शहरीकरण के प्रभाव से खतरा होने लगा है। नगर संस्कृति के से प्रभावित होकर आदिवासी लोग भी उसी तरह के रहन सहन को अपनाने लगे हैं। इससे उनकी परंपराएं नष्ट हो रही हैं, उनका प्राकृतिक रहन सहन खत्म हो रहा है, वृक्षों को काटने से पर्यावरण दूषित हो रहा है। हम सबको मिलकर इस संकट से आदिवासी समाज को बचाना होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, यदि हमें इस शहर को बचाना है, यदि हमें यदि इस गांव को बचाना है, हमारे आदिवासी समाज को हमें बचाना है, तो शहर की आबो हवा से बिल्कुल ही हमें क्या करना है, दूर रहना है। और यदि उसकी चपेट में आ गए ना तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, हमारी संस्कृति सब धूमिल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और केवल हड्डियों का ढेर बच जाएगा। ठीक है, और सब कुछ क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। अपने चेहरे पर संथाल प्रगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, मुझे वही चेहरा देखना है जिसमें संथाल प्रगना की माटी का रंग दिखाई देता है, यानी उसमें वो उम्मीद, उसमें वो साहसीपन, उसमें वो जुझारूपन, वो सब मुझे देखना है, वही जो मैंने पहले देखा था। भाषा में झारखंडीपन। अब यहां देखो एक शब्द ध्यान रखने पूछा जा सकता है, यहां झारखंड शब्द में है ना बेटा, एक तो ई प्रत्यय है, एक पन प्रत्यय है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो भाषा में झारखंडीपन यानी कि आपकी भाषा है ना वो आपकी संस्कृति है, आपके चेहरे पे वो झलकती है, वो सब मुझे दिखाई देना चाहिए जैसे पहले दिखाई देता था। और यदि हम इससे शहर की आबो हवा से हमें बचना है तो हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को हमें बचाना होगा। हमारे चेहरे पर जो साहसीपन जो दिखाई देता था, जो जुझारूपन हमें दिखाई देता था, उसे हमें बचाना है हमारे आदिवासी समाज में, तो हमें शहर से बिल्कुल क्या करना है, बचना होगा। वरना यदि शहर के चपेट में आ गए तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कवियत्री संथाली समाज को शहरीकरण के विरुद्ध सतर्क करते हुए कहती हैं कि उनको शहर की सभ्यता के दुष्प्रभाव से बचना चाहिए। संथाल प्रगना की माटी का रंग से तात्पर्य कि उनके चेहरे पर उनकी लोक संस्कृति छाप स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। उनकी भाषा में झारखंड भाषा का रंग होना चाहिए। झारखंड शब्द में ई प्लस पन प्रत्यय जुड़ने से झारखंडीपन शब्द बना, यानी कि क्या हो गया, ये विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया, झारखंडीपन, यानी कि झारखंड वाले लोगों में, जो संथाली भाषा के जो लोग थे उनमें उनकी भाषा का रंग दिखाई देता है, जिसका तात्पर्य होता है कि झारखंड प्रदेश के जीवन की विशेषता,
यानी झारखंडीपन का तात्पर्य क्या है कि झारखंड प्रदेश के जीवन की विशेषता, यानी वहाँ लोगों के रहन सहन, रह रहे लोगों की उनकी विशेषता के बारे में पता चल जाता है। कवयित्री के कहने का तात्पर्य है कि अपनी मातृभाषा का प्रयोग ही दैनिक बोलचाल में करना चाहिए। झारखंडीपन का मतलब क्या हो गया, झारखंड में यदि प्रत्यय जोड़ दिया तो झारखंड शब्द जो संज्ञा शब्द था उसको हमने विशेषण में परिवर्तित कर दिया, मतलब हम लोग झारखंड प्रदेश की विशेषता बता रहे हैं। अब झारखंड प्रदेश की विशेषता नहीं है, झारखंड राज्य में रहने वाले लोगों की विशेषता बताई जा रही है, उसकी संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना। ये पूछा जा सकता है कि झारखंडी शब्द में, झारखंडीपन शब्द में बताइए प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है, या झारखंड शब्द का विशेषण कौन सा शब्द है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार बताइए। इस प्रकार से सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, ठंडी होती दिनचर्या यानी कि धीमी होती दिनचर्या, यानी कि समाप्त होती जा रही है। जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, और जीवन में जो गर्माहट थी, जो मेहनत करने का जो जुनून छाया हुआ था प्रत्येक इंसान के अंदर, वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त होता हुआ जा रहा है, धीरे धीरे समाप्त होता हुआ जा रहा है। मन का हरापन, और मन में हरियालीपन हमेशा छाई हुई थी, एक नई उमंग के साथ हम लोग सुबह उठते थे और फिर डबल मेहनत के साथ हम लोग जीवन यापन करने के लिए कार्य किया करते थे। अब उस धीरे धीरे क्या हो रहा है, शहर के प्रभाव के कारण वो क्या हो रहा है, समाप्त होता जा रहा है, हमें इसे बचाना चाहिए। भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी, और दिल का जो अक्खड़पन था, दिल का जो भोलापन था, अक्खड़पन था, जुझारूपन था, जो हमारे चेहरे को देखते ही हमें ये सब विशेषताएं हमें दिखाई देती थी, ये जब धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है, हमें इसे बचाना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे संथाल वासियों का या आदिवासी समाज को जैसे ही देखती थी मैं, कवित्री कह रही है कि जैसे इनके चेहरे को देखती थी, उनके चेहरे में एक भोलापन दिखाई देता था, और उसी भोलेपन में उस डबल मेहनत करने वाले का जुझारूपन वाला चेहरा भी मुझे दिखाई देता, जिसमें हमेशा अक्खड़पन रहा करता था, जो उनकी एक विशेषता होती थी अक्खड़पन स्वभाव की, वो भी मुझे दिखाई दे रहा था। लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। हमें इन चीज़ों को क्या करना है, बचाना चाहिए, जो हमारी संस्कृति का क्या है, एक प्रतीक है। कवयित्री कहती है कि शहरी संस्कृति के क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या धीमी पड़ती जा रही है, उनके जीवन का उत्साह समाप्त हो रहा है, उनकी संस्कृति का प्रभाव घट रहा है, और वे अपनी मौलिकता खोते हुए दिख रहे हैं। उनके मन में जो खुशियां थी वे समाप्त हो रही हैं। आगे कवित्री चाहती है कि उन्हें प्रयास करना चाहिए ताकि लोगों के मन में उत्साह, दिल का भोलापन, अक्खड़पन और संघर्ष करने की क्षमता वापस लौट आए, क्योंकि अक्खड़पन जो हमेशा उनका गुण हुआ करता था अब उनके जीवन से गायब हो गया है। वे सदैव कठोर व विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष के लिए तत्पर रहते थे, उनकी वह संघर्षशीलता दिखाई नहीं देती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो लोगों की जो दिनचर्या है वो धीरे धीरे धीमी होती हुई जा रही है। क्यों? क्योंकि वो गांव से शहर में परिवर्तित हो गए हैं। शहर की जो दिनचर्या होती थी लोगों की, उस दिनचर्या को उन्होंने अपना लिया है, जिससे उनके चेहरे का जो जुझारूपन था, अक्खड़पन था, वो सब धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त होने लगा है। हमें यदि इसे बचाना है तो शहर की हवा से हमें बचना होगा। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा और निर्दयों की निर्मलता। कहने का तात्पर्य क्या है, जो आदिवासी समाज में यदि हमारी संस्कृति को बचाना है तो हमारे अंदर एक जो आग हुआ करती थी मेहनत करने की, एक जज्बा हुआ करता था किसी भी कार्य को करने का, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए लोगों एक दूसरे की मदद किया करते थे, वह आग थी। हमें उसको, आग को संजोए रखना है, उसे हमें बचाना है। और जो हमारे पारंपरिक हथियार थे, जैसे धनुष थी, उसकी डोरी थी, तीर का नुकीलापन था, कुल्हाड़ी की धार थी, उन सब को हमें बचाना होगा। और यदि हमें हमारे जंगल की ताज़ा हवा को बचाना है, ऐसे कैसे पर्यावरण दूषित न हो हमारा, तो हमें शहर की आबो हवा से बचना होगा, शहर की दिनचर्या से हमें बचना होगा। और यदि हमें फिर भी नदियों के जल को हमें प्रदूषित नहीं करना है, दूषित नहीं करना है, उनकी निर्मलता को बरकरार रखना है, तो शहर से हमें बहुत दूर उसकी दिनचर्या से रहना होगा। यदि हम लोग इन सब चीज़ों को, हमारे पारंपरिक हथियारों के गुणों को और जंगल की ताज़ा हवा को, नदियों के निर्मल जल को हमें बचाना है, तो हमारे अंदर वो आग दिखनी चाहिए कि हम शहर के अंतर्गत, शहर की दिनचर्या को बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे, हम उससे बिल्कुल दूर रहेंगे। जैसे हम रहना चाहते थे पहले से जैसे रहते हुए आए हैं, ऐसे ही हम लोग अपना जीवन यापन करते रहेंगे, वो भी डबल मेहनत के साथ में। कवयित्री चिंतित है कि उन्हें संघर्ष करने की प्रवृत्ति, परिश्रम करने की आदत की
साथ अपने पारंपरिक हथियार धनुष और उसकी डोरी, तीरों के नुकीलेपन तथा कुल्हाड़ी की धार को बचाना चाहिए। भीतर की आग एक प्रतीक है जो उनके साहस, पराक्रम, वीरता आदि गुण को बताती है। यानी कि जो उनके भीतर की आग एक जज्बा है मेहनत करने का, उसको हमें बचाना चाहिए। जो हमारा एक प्रतीक था, हमारे उसको आग को देखते ही लोग समझ जाते थे ये आदिवासी समाज के लोग हैं, संथाली लोग हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने का जज्बा है। यानी कि अपना जीवन व्यतीत करने के लिए किसी के भी मतलब सहारा नहीं जीते, ये अपने आप ही मेहनत करके प्रत्येक चीज़ को अपने अनुसार बना लेते हैं। वह समाज से कहती है कि हम अपने जंगलों को कटने से बचाएं ताकि ताज़ा हवा मिलती रहे। जंगलों के नष्ट होने से अब उनको ताज़ा हवा भी नहीं मिल रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण नदियों के जल की पवित्रता नष्ट हो रही है। नदियों को दूषित करने न करके उनकी स्वच्छता को बनाए रखें। कहने का तात्पर्य क्या है? हमें शहर से बचना है, हमें हमारी संस्कृति को बचाना है, हमें हमारे जंगल की ताज़ा हवा जो हमें मिल रही है यदि हमें वैसे की वैसी चाहिए तो हमें उन कटने से बचाना है। यानी शहर में परिवर्तित नहीं होंगे, शहर की दिनचर्या हम लोग नहीं अपनाएंगे तो ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। और यदि हम बिल्कुल भी शहर की दिनचर्या से प्रभावित हो गए तो ये सब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और एक दिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, केवल केवल क्या बचेगा? हड्डियों का ढेर बचेगा। तो इसलिए हमें गाँव को हमें बचाना है। पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोंदन, फसलों की लहलहाट। यदि हमें इन सब चीज़ों को बचाना है, उन पहाड़ों में जो शांति हुआ करती थी उस शांति को हमें बचाना है। यदि हम शहर में परिवर्तित हो जाएंगे, शहर की दिनचर्या को अपना लेंगे तो शहर में जैसे परिवर्तित होगा कोई भी गांव या हमारा गांव, तो पहाड़ों को काट दिया जाएगा। जो शांति हुआ करती थी पहाड़ों की, जो पहाड़ों पर जाकर हम लोग बिल्कुल शांत रहते थे, बिल्कुल हमारा मन मोह लिया जाता था इनको शांति से। यानी कि जहाँ गांव में तो क्या होता है कि कोई शोरगुल से बचना चाहता है तो पहाड़ पर जाकर के शांति से बैठ जाता था और वहाँ की शांति बिल्कुल, क्योंकि नीचे की आवाज़ ऊपर नहीं जाती इतनी। तो पहाड़ों का मौन, पहाड़ों की शांति और गीतों की धुन, और उन गीतों के अब जो हमारे एक परिचायक है, हमारे लोक संस्कृति के अनुसार हम बहुत सारे गीत गाए जाते थे हमारे समाज में, उन गीतों की धुन को हमें बचाना है। मिट्टी में सौंधापन, जो मिट्टी का जो गुण है, जो सेंधापन हमें दिखाई दे, जो हम उसकी सुगंध से बता देते हैं कि हाँ ये संथाली समाज की, ये हमारे गाँव की मिट्टी है, उस गुण को हमें बचाना है। और फसलों की लहलहाट को भी हमें बचाना है, क्योंकि ये ही हमारे गांव की क्या है, एक हमारी संस्कृति है। हम लोग ये कह सकते हैं कि पहाड़ों में शांति, उन गीतों की धुन को, और मिट्टी का सेंधापन और फसलों की लहलहाट, इन सब को हमें बचाना है। तो गाँव में शहर की आबोहवा से बिल्कुल ही बचना होगा। हमें शहर में बिल्कुल परिवर्तित नहीं होना है, उनकी दिनचर्या को हमें बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, क्योंकि यही तो हमारी क्या है, एक विशेषता है हमारे समाज की, जो इसको बचाना होगा, जो इनको बचाना होगा। कवयित्री कह रही है कि पहाड़ों पर मन को मोहने वाली शांति भी अब नहीं बची है। शहरी सभ्यता के शोरगुल से उसे नष्ट कर दिया है। अर्थात पहाड़ों पर शोर को रोककर शांति बनाए रखनी चाहिए। संथाली बस्तियों में हमें अपने गीतों की धुन को बचाना है, क्योंकि यह हमारी संस्कृति की पहचान है। पर्यावरण प्रदूषण होने से यहाँ की मिट्टी में अब पहले जैसा सोनापन नहीं बचा है। हमें मिट्टी की सुगंध लहलाती फसल को बचाना है। तो हमारी ये संस्कृति की क्या है, परिचय, यानी हमारी संस्कृति, इन सबको हमें बचाना होगा, क्योंकि अब मुझे ये सब दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम जो हमारा गांव तो शहरीकरण की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, शहर की दिनचर्या अपना रहा है। और यदि हम लोग शहर की दिनचर्या जिस दिन अपना ली, उस दिन हमारी पूरी की पूरी जो संस्कृति थी वो सब क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। हमें शहर से हमें बहुत दूर बचना है। हमें शहरीकरण को हमारे गांव में बिल्कुल भी कदम नहीं रखना है, यानी कि कदम रखने नहीं देना है, उनकी दिनचर्या को बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, यानी यह सब कहाँ मिलता है, गांव में ही मिल सकता है, शहर में नहीं मिल सकता। नाचने के लिए खुला आंगन, यानी कि किसी के भी घर में, कोई भी घर हो, एक आंगन हुआ करता था। क्या आजकल किसी के आंगन में देखते हो? तो आजकल तो क्या देखते हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, और BHK मतलब 3 बेडरूम हो गए, चलो ठीक है, लेकिन जो हॉल होता था वो कितना सा कि एक डाइनिंग टेबल नहीं डाल सकते उसमें। तो पहले क्या था, एक यदि तुम्हें एक पूरा आंगन चाहिए नाचने के लिए, तो वो गांव में ही मिल सकता है, शहर में नहीं मिल सकता। लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। गाने के लिए गीत, और हमारे गांव में, हमारे समाज में बहुत सारे गीत गाए जाते थे और उन गीतों के ऊपर नाचे
गाना हुआ, डांस हुआ करता था। और उसके लिए खुला आंगन चाहिए था, और वो सब कहाँ मिलता था? हमारे समाज में, हमारे गांव में मिला करता था। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, यानी कि जैसे हम लोग डांस करते, गाने गाते, गीत गाते थे, तो जो खिलखिलाहट दिखाई देती थी, यदि हम लोग शहर में परिवर्तित हो जाएंगे, शहरीकरण हो जाएगा हमारे गांव का, तो ये सब हमारी जो खिलखिलाहट, हंसी है, वो सब क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, यानी अब जब हमें कोई दुख होता था तो एकांत जगह ढूंढते थे रोने के लिए, कि कोई देख ना ले हमें, कि बच्चों के सामने रो नहीं सकते, हमें दुख है, तो वह एकांत हमें कहाँ मिलेगा? हमारे गांव में मिलेगा, शहर में नहीं मिल सकता। हमें इन सब चीज़ों को क्या करना है? बचाना है। हमें शहर में बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होना। यानी कि निर्मला पुतुल जी ने यह जो कविता लिखी ना, बहुत ही अपने कहते हैं ना कि अपने अंदर के भाव को जगाया है। यानी कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, वहाँ जाकर वहीं की वहीं रह जाते हैं वो। तो वो चाहती है कि जो हमारा आदिवासी समाज है, जैसा है वैसा का वैसा रहे, वो हमारी संस्कृति, हमारी जो संस्कृति उसको बचाए रखे प्रत्येक व्यक्ति। सभी का कर्तव्य, एक इंसान नहीं बचा सकता। तो अपनी मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, ऐसा दिखाई हमें दे रहा है। कवियत्री कहती है कि संथाल क्षेत्र के लोग नाच गाकर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। शहरी आबादी व विकास के कारण घर छोटे होते जा रहे हैं। नाचने के लिए उन्हें खुला आंगन चाहिए, तो आबादी पर नियंत्रण करना होगा। उनके समाज में अनेक गीत गाए जाते हैं, लोग प्रसन्नचित्त रहते हैं तथा हंसते खिलखिलाते हैं। उनके जीवन की ये विशेषताएं बनी रहनी चाहिए, अर्थात व्यर्थ के तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी हंसी बचाकर रखनी चाहिए, ताकि खिलखिलाकर हंसा जा सके। अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा एकांत भी चाहिए रोने के लिए। कहने का तात्पर्य क्या है? मतलब कहते हैं ना कि लोग हमेशा खुश रहने चाहिए, अब हमेशा खिलखिलाते रहने चाहिए, तो वो सब कैसे रहेगा? तो वो हमारे गीत, हमारी संस्कृति, वो खुला आंगन, नाचने के लिए ये सब यहाँ होगा तो ही हम लोग ऐसा कर सकते हैं। वरना यदि हम लोग शहर में पलायन कर गए तो वहाँ तो इतनी स्पेस मिलेगा नहीं, इतनी जगह मिलेगी भी नहीं हमें। वहाँ तो केवल आओ, कमरा मिला, उसी में खाना पकाओ, उसी में खाओ और उसी में सो जाओ, सीधी सी बात ये है। तो निर्मला जी यही कहती हैं कि हमें हमारी संस्कृति को बचाना चाहिए। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बुड्ढों के लिए पहाड़ों की शांति। यानी कि बच्चों को खेलने के लिए एक बड़ा सा मैदान चाहिए, उसे हमें बचाना है, लेकिन अब मुझे वो बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पशुओं को चराने के लिए हरी हरी घास चाहिए, वो कहाँ मिलेगी? खाली खेतों में मिलेगी। केवल खाली जगह केवल गांव में ही है, शहर में बिल्कुल भी नहीं है। बुड्ढों के लिए पहाड़ों की शांति। अब बुड्ढों को कहते हैं ना कि कहते हैं वृद्ध व्यक्तियों को बाद में कुछ भी नहीं चाहिए, केवल उन्हें शांति चाहिए, और शांति कहाँ मिल सकती है? पहाड़ों पर मिल सकती है। यदि आप लोग अपने घर में लड़ाई करते हैं तो वो निकल करके वो घर से पहाड़ों पर चले जाए शांति से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। वहाँ खट्टे डाली और सो गए, 2-3 मिल गए एक साथ और अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ये सब मुझे अब शांति दिखाई देनी बंद हो गई है। हमें यदि बचाना है, इन मैदानों को बचाना है, इन पशुओं की हरी हरी घास को बचाना है, पहाड़ों की शांति, बुड्ढों के लिए जो पहाड़ों की शांति, वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो पहाड़ों की शांति, उनको बचाना है, तो हमें शहर में परिवर्तित हो रहे लोगों को हमें कुछ बताना होगा, या हमें बिल्कुल परिवर्तित नहीं करना है शहर को। हमारा गांव जैसा है वैसा वैसा रहना चाहिए। तो आप लोगों को शहरीकरण में परिवर्तित हो रहे गांवों को बचाना होगा, है नहीं कि हमें इन चीज़ों को बचाना है। सीधी सी बात ये कह रही है वो, यानी शहर में परिवर्तित बिल्कुल भी नहीं होना है। कवियत्री के अनुसार झारखंड के संथाल क्षेत्र में बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं के लिए चरने के लिए हरी हरी घास तथा बुड्ढों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण चाहिए। इन सब के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे, एक व्यक्ति से कुछ भी नहीं होगा। बच्चों के लिए मैदान, बुड्ढों के लिए पहाड़ों की शांति, यह दोनों बातें प्रतीकात्मक हैं। संथाली प्रकृति के अनुकूल होता है, यह आनंददायक तथा स्वाभाविक होता है। इस जीवन को शहरी सभ्यता के दोषों से बचाना बहुत जरूरी हो गया है। यानी कि ये जो चीज़ें सीधी सी एक देखो, ये कविता है, इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ अलग से तुम्हें बताने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि यहाँ वो चीज़ें हैं, यदि आप एक बार इसके भावार्थ को पढ़ लिया ना, तो आप सोचो यार ये तो हमारे गांव में हमें दिखाई देता है।
प्रत्येक बच्चा गांव को देखा तो होगा, गांव के बारे में पढ़ा तो होगा ना। ये चीज़ें हमें बचानी है, संथाली समाज को यानी आदिवासी समाज को हमें बचाना होगा। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े से सपने बचाने होंगे। यानी कि जैसे ही कोई भी गांव है शहर में परिवर्तित हो जाएगा तो एक ये है ना, ये अविश्वास भरा दौर बिल्कुल ही शुरू हो जाएगा, हमें इसे बचाना है। तो यहाँ थोड़ा सा विशेषण का प्रयोग किया गया है। विशेषण विश्वास के लिए थोड़ा, उम्मीद के लिए थोड़ा और सपने के लिए थोड़ा विशेषणों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यानी कि हमें इस अविश्वास भरे हुए दौर में हमें थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े सपने हमें बचाकर रखने होंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए और अपने लिए भी। यदि ये सब चीज़ें रही तो हमारी संस्कृति वैसे की वैसी रहेगी, जैसा मैंने देखा है, जैसा आप लोगों ने सुना है या देखा है। इनको अविश्वास के दो, यदि ये कब आएगा, जब हमारा गांव शहर में परिवर्तित हो जाएगा, और हमें हमारा गांव है वो शहर में बिल्कुल परिवर्तित नहीं होने देना है। यदि हो गया तो फिर यही अविश्वास ही यहाँ मिलेगा, और ये चीज़ें तो आप भूल जाओ कि ये चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं। ये चीज़ें केवल हमारे गाँव में ही मिलने वाले, हमारे आदिवासी समाज में ही मिलने वाली हैं। हमें इन सबको बचाना होगा, हमें शहर में बिल्कुल परिवर्तित नहीं होना है। कवित्री कहती हैं कि शहरी सभ्यता के चारों तरफ अविश्वास का माहौल बनाया है। अविश्वास का माहौल बना हुआ है या बनाया है? बना हुआ है। ऐसे करो, बना हुआ है। संथाली जीवन की समस्त प्राकृतिक विशेषताएं समय के साथ नष्ट होती जा रही हैं। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, अतः ऐसे माहौल में हमें थोड़ा सा विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमें अच्छे कार्य होने के लिए, हमें अच्छे कार्य करने के लिए, होने के लिए थोड़ी उम्मीद बचानी चाहिए। हमें अच्छे कार्य करने के लिए थोड़ी सी उम्मीदें भी बचानी चाहिए। हमें थोड़े से सपने भी बचाने चाहिए ताकि हम अपनी कल्पना के अनुसार कार्य कर सकें। थोड़े से विशेषणों को कवित्री ने क्रमशः विश्वास, उम्मीद और सपने विशेषों के लिए प्रयोग किया है। इन शब्दों के कारण काव्य में अनुपम सौंदर्य पैदा हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से, क्रमशः इन विशेषणों का प्रयोग किन किन शब्दों के लिए किया गया है। ध्यान रखना, यहाँ से यदि कोई भी पद्यांश आ जाता है तो 5 MCQ सवाल पूछे जाएंगे यहाँ से, और लगभग यहाँ से एक सवाल तो लगभग बनेगा, फिर सीधी सी बात यहाँ है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। यानी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ लोग चले गए हैं शहर में, परिवर्तित हो गया है, कुछ गांव में भी कुछ परिवर्तन आया है, लोग शहरों का अनुकरण भी किया है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। अभी बहुत कुछ हमारे पास बचाने को है। आओ मिलकर बचाएं, यानी हम सबको मेहनत करनी है, हम सबको मिलकर यह कार्य करना है, हम सबको मिलकर सजग होना होगा। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, यानी कि अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है, इसको भी हमने बचा लिया ना हमारे पास, तो भी बहुत कुछ है। हमारा जो संथाली समाज या आदिवासी समाज है, फिर भी हमारे पास बहुत कुछ है। यदि अब भी हमने इस दौर में इन चीज़ों को हमने बचा लिया, जो हमारे पास बचा हुआ है, तो भी हमारे पास ये माना बहुत कुछ है। हमें हमारी संस्कृति को बचा कर रखना होगा। यद्यपि शहरीकरण ने आज हमारी लोक भाषा को नष्ट कर दिया है, फिर भी इस विनाश के दौर में लोक जीवन में ऐसी बहुत सी बातें बची हैं जिनको हम सबको मिलकर बचाना होगा। हमें विश्वास, उम्मीद और सपनों को बचाकर सुंदरतम जीवन की रचना करनी होगी। इसी प्रकार अंत में कवियत्री कहती है कि हम सबको मिलकर इन सभी चीज़ों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज के इस दौर में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए बचा है। यानी कवियत्री कहती है कि कोई बात नहीं है, कुछ नष्ट हो गया है, कुछ लोग शहर में जा चुके हैं, कुछ लोगों ने शहर की दिनचर्या को अपना लिया है, गाँव में भी ऐसा वातावरण बना दिया है, कोई बात नहीं है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, फिर भी हमारे पास बहुत कुछ है। इसे बचाने को हमें सभी को मिलकर ऐसा प्रयास करना है कि जो हमारा बचा हुआ है उसको भी हमने बचा लिया तो बहुत कुछ है हमारे पास। तो प्यारे बच्चों, यह एक छोटी सी कविता थी, कितनी अच्छी कविता थी। आओ मिलकर बचाएं अपने गांव को, अपनी संस्कृति को, अपने इस जंगल को, अपने इस पहाड़ों की शांति को, इस नदियों के निर्मल जल को बचाना है हमें। तो एक इंसान से यह नहीं हो सकता, तभी का है आओ मिलकर बचाएं, यानी सबको मिलकर के यह कार्य करना होगा। यानी कि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में सारा कार्य आप ही करें, तो ऐसा इम्पॉसिबल है।
बटा हुआ है कार्य, कुछ पिता करेंगे, कुछ माता करेंगे, कुछ भाई करेगा, कुछ बहन करेगा। पूरे भारत देश की बात कर लो, यदि प्रधानमंत्री सोचे, नरेंद्र मोदी जी सोचे कि सारा कार्य वही करे, हम सोचे ऐसा करें कि वही करे सारा कार्य, क्या पॉसिबल होगा? नहीं बेटा, सभी को अपना अपना कार्य दिया हुआ है और सभी को अपने अपना कार्य करना भी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ। आपका कार्य फिलहाल क्या है? पढ़ना। बस पढ़ो, कर्म करते रहो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी होगी, ऐसी उम्मीद मैं कर सकता हूँ। तो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट अवश्य करना है, क्योंकि बार बार मैं कहता हूँ कमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ने में और लिखने में मज़ा आता है। तो आपका काम सिर्फ एक ही है, पढ़ाई करना। पढ़ते रहो, मज़े लेते रहो और मनोरंजन के साथ पढ़ाई करते रहो हमारे यूट्यूब चैनल पर, अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज़ चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। और हाँ, कमेंट करके वैसे बताना कैसी लगी आपको क्लास, समझ में आया या नहीं आया। वैसे तो आ गया होगा कंटिन्यू, यदि आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखते हो तो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।